Hello students, welcome to One Day Law Revision Module 4 of Comparative Criminal Justice System, that is Prosecution and Pre-Trial Justice. So let's quickly go through the synopsis first. In this module we will cover UN guidelines on role of prosecutors, prosecution, England, Netherlands, America and India, pre-trial justice, the role of magistrate, pre-trial custody in law and practice. So let's get started. सो फर्स्ट टॉपिक इज़ यूएन गाइडलाइंस ऑन रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर्स कि यूएन ने क्या गाइडलाइंस दी है ऑन द रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर. तो सबसे पहले प्रोसिक्यूटर होता क्या है. तो प्रोसिक्यूटर ये एक लॉयर है जो स्टेट गवर्नमेंट के साइड से होता है, या ये एक पब्लिक ऑफिशियल है जो अक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट, मतलब जिसने कोई क्राइम किया है उसके अगेंस्ट जो ट्रायल चलाता है, उस लॉयर को प्रोसिक्यूटर बोलते हैं. अ लॉयर ऑफ अ स्टेट और पब्लिक ऑफिशियल जो एक ट्रायल होल्ड करता है अगेंस्ट अ पर्सन हु इज़ अक्यूज्ड ऑफ क्राइम, सो दैट इज़ प्रोसिक्यूटर. और जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं प्रोसिक्यूशन, मतलब जो ट्रायल का प्रोसेस है दैट इज़ प्रोसिक्यूशन. यूनाइटेड नेशन ने कुछ गाइडलाइंस इशू की है. देयर आर 14 गाइडलाइंस रिलेटिंग टू रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर. तो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस चाहता है कि प्रोसिक्यूटर जब भी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करे तो वो फेयरली परफॉर्म करे, इम्पार्शली, मतलब ही शुड नॉट बी पार्शल, कंसिस्टेंटली फॉलो करे, ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हुए, ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड करते हुए, एंड हर तरीके के पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, रेशियल, कल्चरल या सेक्सुअल या किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करते हुए प्रोसिक्यूटर अपनी ड्यूटी परफॉर्म करे. तो पहला गाइडलाइन ये बोलता है कि जो प्रोसिक्यूटल डिस्क्रिशन है, द यूज़ ऑफ प्रोसिक्यूटल डिस्क्रिशन व्हेन परमिटेड इन अ पर्टिकुलर ज्यूरिसडिक्शन मस्ट बी एक्सरसाइज्ड इंडिपेंडेंटली. जो प्रोसिक्यूशन है वो इंडिपेंडेंटली होना चाहिए, मतलब इट शुड नॉट बी बायस्ड, अनबायस्ड होना चाहिए, एंड शुड बी फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, और इसमें किसी भी तरीके का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए. तो इंश्योर द फेयरनेस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूटर से एक्सपेक्टेड है कि वो फेयरली और इफेक्टिवली काम करे, और इसी के लिए ही शुड कोऑपरेट, प्रोसिक्यूटर कोऑपरेट करना चाहिए विद द पुलिस, द कोर्ट, द लीगल प्रोफेशन, पब्लिक डिफेंडर्स एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस. Corollary to requirements of fairness and impartiality is the condition that prosecution should not be initiated or every effort to stay proceedings should be made when an impartial investigation shows the charge to be unfounded. तो जब भी तुमको फेयरनेस और इम्पार्शियल प्रोसिक्यूशन करना है तो एक कंडीशन है कि वो जब तक इनिशिएट नहीं होगा, जब तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता और कहीं ना कहीं कोई चार्ज मिल नहीं जाता. Providing a corollary to this, the International Association of Prosecutors Standards provide that, अब International Association of Prosecutors Standards provide करती है कि criminal proceedings should be preceded only when, criminal proceedings कब precede की जाएगी, जब a case is well founded, जब एक केस है it is well founded upon evidence, on the basis of evidence, और उस पर तुम reasonably भरोसा करते हो कि जो evidence है वो reliable है, एंड दे आर एडमिसिबल, मतलब वो एडमिसिबल है इन द कोर्ट ऑफ लॉ. तो ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस अगर लगता है कि कोई क्राइम हुआ है तो उसी केस में प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स चालू होती है. जब भी किसी प्रोसिक्यूटर को कोई एविडेंस मिलता है अगेंस्ट अ सस्पेक्ट, बट अगर वो एविडेंस प्रोसिक्यूटर ने अनलॉ मेथड से या किसी को डरा धमका के या इन वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑब्टेन किया है, या किसी को टॉर्चर करके या इनह्यूमैनिटी से ऑब्टेन किया है, तो उस केस में उस एविडेंस का यूज़ नहीं किया जा सकता. प्रोसिक्यूटर्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू टेक प्रॉपर अकाउंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द सस्पेक्ट एंड द विक्टिम. प्रोसिक्यूटर से की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो समझे कि हु इज़ द सस्पेक्ट एंड हु इज़ विक्टिम, वो सारे सर्कमस्टांसेस पे ध्यान दे, सारे एविडेंसेस को डिस्क्लोज करे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज़ टू द एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ सस्पेक्ट, कि जो सस्पेक्ट है वो उसका एडवांटेज उसके मतलब उसके साइड से है या नहीं है एविडेंस, ये चीज़ों को कंसिडर ना करते हुए जो भी सारे एविडेंसेस है वो डिस्क्लोज करने चाहिए. प्रोसिक्यूटर ने ऑब्जेक्टिवली काम करना है, एंड ही शुड रिमेन अनइफेक्टेड बाय इंडिविजुअल और सेक्शनल इंटरेस्ट, मतलब ही शुड बी इंडिपेंडेंट, मतलब ही शुड नॉट बी इजीली इन्फ्लुएंस्ड, वो किसी के
बातों से या किसी की हरकतों से ही शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड, या किसी के प्रेशर में काम नहीं करना है, एंड हमेशा उसे पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना है। द स्टेट्स आर ऑल्सो अंडर अ ड्यूटी टू इंश्योर, स्टेट की भी ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे कि जो प्रोसिक्यूटर्स है वो अपना प्रोफेशनल फंक्शन बिना डरे, इंटिमिडेशन मतलब बिना डरे, बिना किसी हैरेसमेंट के या हिंड्रेंस के या किसी इंटरफेरेंस के प्रॉपरली अपना ड्यूटी परफॉर्म करेंगे। स्टेट को ये भी चेक करना है कि जो प्रोसिक्यूटर है वेदर ही इज़ इन रीजनेबल कंडीशंस, उससे एडिक्वेट रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करना है, एंड वेर एप्लीकेबल टेन्योर एंड पेंशन। प्रमोशन ऑफ प्रोसिक्यूटर डिपेंड करेगा ऑन हिज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एबिलिटी, इंटीग्रिटी, एक्सपीरियंस, etc. If in a state, non-prosecutorial authorities have the right to give general or specific instructions to prosecutor, अगर किसी स्टेट में नॉन प्रोसिक्यूटरल अथॉरिटीज़ के पास राइट है कि वो जनरल या स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं टू द प्रोसिक्यूटर, और द राइट टू डायरेक्टिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, और द राइट टू स्टॉप लीगली इंस्टीट्यूटेड प्रोसीडिंग्स, या तो राइट डायरेक्ट करने का कि किस तरीके से केस इंस्टीट्यूट करना है या प्रोसीड करना है या स्टॉप करना है। तो ऐसी अगर कोई नॉन प्रोसिक्यूटर अथॉरिटी कोई अगर इंस्ट्रक्शन दे रही है टू द प्रोसिक्यूटर, तो ये इंस्ट्रक्शंस ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए विद द लॉफुल अथॉरिटी एंड डिपेंडिंग ऑन द एस्टैब्लिश्ड गाइडलाइंस, ताकि वो सेफ गार्ड करे ओवरऑल वर्किंग ऑफ द प्रोसिक्यूटर, कि वो इंडिपेंडेंटली काम करे। यूरोपियन काउंसिल रिकमेंड करती है कि जो प्रैक्टिकल लॉयर है ही शुड स्टेट द इंस्ट्रक्शंस नॉट टू प्रोसिक्यूट इन अ स्पेसिफिक केस शुड इन प्रिंसिपल बी प्रोहिबिटेड। शुड दैट नॉट बी द केस, सच इंस्ट्रक्शंस मस्ट रिमेन एक्सेप्शनल, जो इंस्ट्रक्शंस है वो एक्सेप्शनल रहेंगे एंड ट्रांसपेरेंट एज वेल एज अप्रोप्रिएट कंट्रोल में रहेंगे। यूरोपियन काउंसिल ये भी रेकमेंड करती है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए पीरियडिकली एंड पब्लिकली, कि वो क्या काम कर रहे हैं, इन पर्टिकुलर फॉर द वे इन विच देयर प्रायोरिटीज़ आर कैरिड आउट, कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं एंड व्हाट आर देयर प्रायोरिटीज़। और बाकी भी जो लॉ है अदर कंट्रीज़ के, उसके हिसाब से भी जो प्रोसिक्यूटर के रोल्स है वो भी यूएन गाइडलाइंस में इंक्लूड किए गए हैं। सो ये 14 यूएन गाइडलाइंस है रिलेटिंग टू प्रोसिक्यूटर। अब प्रोसिक्यूशन हमने देख लिया, प्रोसिक्यूटर तो क्या होता है, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल है, पब्लिक ऑफिशियल है या लॉयर है जो ट्रायल रन करता है अगेंस्ट अ पर्सन हु इज अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम। प्रोसिक्यूशन क्या है? प्रोसिक्यूशन इज अ प्रोसेस जहाँ पे ट्रायल होल्ड किया जाता है अगेंस्ट अ पर्सन हु इज अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम, ऐसे इंसान के अगेंस्ट जिस पे क्राइम का चार्ज लगा हुआ है, टू सी कि वो पर्सन गिल्टी है या नहीं। तो जो पर्सन जो लॉयर कैरी आउट करता है ही इज़ द प्रोसिक्यूटर एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोसिक्यूशन। अब इंग्लैंड में प्रोसिक्यूशन कैसे होता है? द क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस, CPC बोलते हैं उसे शॉर्ट फॉर्म में, ये प्रोसिक्यूट करती है क्रिमिनल केसेस को जो कि इन्वेस्टिगेट किए गए हैं बाय पुलिस एंड अदर इन्वेस्टिगेटिव ऑर्गेनाइजेशंस इन इंग्लैंड एंड वेल्स। तो CPC ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लेती है ऑफ पुलिस एंड गवर्नमेंट। ड्यूटी, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ CPC कि वो इंश्योर करे कि सही पर्सन को प्रोसिक्यूट किया गया है सही ऑफेंस के लिए, और जो ऑफेंडर है उसको जस्टिस मिले वेर एवर पॉसिबल। CPS डिसाइड करता है कि क्या इस केस को प्रोसिक्यूट करना है, डिटरमाइन करती है अप्रोप्रिएट चार्जेस कि ये सीरियस है या कॉम्प्लेक्स केस है, और अकॉर्डिंगली एडवाइस करती है पुलिस को ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन केस को प्रिपेयर करना एंड प्रेजेंट करना एट द कोर्ट, ये CPS का काम है। एंड देन वो प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन, असिस्टेंस यानी कि हेल्प, मदद, सपोर्ट टू द विक्टिम्स जिसके अगेंस्ट क्राइम हुआ है, एंड प्रोसिक्यूशन विटनेस, विक्टिम्स और उसके विटनेसेस को भी असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। तो प्रोसिक्यूटर्स हमेशा फेयर रहेंगे, ऑब्जेक्टिव, इंडिपेंडेंट इन डिसाइडिंग कि एक क्रिमिनल केस को प्रोसिक्यूट करना है या नहीं। लॉयर्स को कोड फॉर क्राउन प्रोसिक्यूटर्स फॉलो करना पड़ता है ऑफ इंग्लैंड। दिस मीन्स दैट टू चार्ज समवन विद अ क्रिमिनल ऑफेंस, किसी इंसान को क्रिमिनल ऑफेंस से चार्ज करते टाइम प्रोसिक्यूटर को सेटिस्फाई करना है कि जो एविडेंस प्रोवाइड किए गए हैं वो सफिशिएंट है, दे प्रोवाइड अ रियलिस्टिक प्रोस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन
कि उस पर्सन ने क्राइम किया है एंड द प्रोसिक्यूटिंग इज़ इन द पब्लिक इंटरेस्ट, और प्रोसिक्यूशन पब्लिक इंटरेस्ट में है तभी प्रोसिक्यूशन कैरी किया जाएगा। नेक्स्ट इज नीदरलैंड्स। नीदरलैंड पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विस इज़ अगेन रिस्पॉन्सिबल फॉर, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्वेस्टिगेट करे, प्रोसिक्यूट करे क्रिमिनल ऑफेंसेस। किसी भी सोसाइटी को इफ़िशिएंटली या फेयरली लॉज मेंटेन करने की ज़रूरत होती है या लॉज की ज़रूरत होती है। पीपल आर नॉट अलाउड टू यूज़ वायलेंस, अहिंसा या तो चोरी करना या किसी की प्रॉपर्टी डैमेज करना, और ये सब प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफ्टी इंश्योर करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। अगर कोई इंसान इन लॉ का रिस्पेक्ट नहीं करता है तो दूसरा पर्सन उसके अगेंस्ट कंप्लेन लॉन्च कर सकता है टू द पुलिस, और फिर पुलिस उस इंसान को अरेस्ट कर लेगी। सस्पेक्ट कैन बी अरेस्टेड बाय अ मेंबर ऑफ द पब्लिक इफ़ दे आर कॉट इन द एक्ट। नीदरलैंड में सिर्फ जजेस और माइनर केसेस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर सर्विस पनिशमेंट इम्पोज करती है। क्रूशियली, अ पर्सन में बी पनिश्ड ओनली इफ़ इट हैज़ बिन एस्टैब्लिश्ड दैट, एक पर्सन को तभी पनिश किया जा सकता है जब उसने कोई ऑफेंस किया है एंड इट इज़ इन क्वेश्चन। डूइंग दिस रिक्वायर्स इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा एंड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी उसका डिसीजन लेती है। आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी इज़ गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ, तो यहाँ पे जस्टिस एक कोर वैल्यू है कि इंसान को न्याय मिलना चाहिए। तो जो भी सस्पेक्ट है या विक्टिम है एंड सोसाइटी एज अ होल मस्ट हैव कॉन्फिडेंस दैट, सबको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि देयर विल बी अ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। सेंटेंस यानी कि पनिशमेंट मस्ट ऑल्सो बी इन प्रपोर्शन टू द क्राइम, कि जितना सीवियर क्राइम है उतनी सीवियर पनिशमेंट या सेंटेंस रहेगा ताकि वो जस्टिस प्रोवाइड कर सके। पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विस की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्वेस्टिगेट करे, प्रोसिक्यूट करे क्रिमिनल ऑफेंसेस को ऑन बिहाफ ऑफ सोसाइटी। उनका काम है कि वो इंश्योर करे कि जो भी क्राइम्स कमिट हुए हैं, जिस भी इंसान ने किए, उसको प्रॉपरली पनिशमेंट मिले ताकि जो विक्टिम है उसके साथ जस्टिस हो, और जो डच पब्लिक है उनका कॉन्फिडेंस बना रहे इन द लॉ ऑफ नीदरलैंड्स कि उन्होंने काम फेयरली और करेक्टली किया है। अमेरिका, दैट इज़ ग्रैंड जूरीज। ग्रैंड जूरीज ये यूनाइटेड नेशंस का सिटीजन्स का एक ग्रुप है जो एम्पावर करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल और स्टेट लॉ टू कंडक्ट लीगल प्रोसीडिंग्स, चीफली इन्वेस्टिगेटिंग पोटेंशियल क्रिमिनल कंडक्ट। ये इन्वेस्टिगेट करते हैं पोटेंशियल क्रिमिनल कंडक्ट्स को और डिटरमाइन करते हैं कि किस तरीके से क्रिमिनल चार्ज को या क्रिमिनल ट्रायल किया जाएगा। ग्रैंड जूरी ये कंसेप्ट ओरिजिनेट हुआ था इंग्लैंड में एंड कॉलोनाइजेशन के थ्रू अलग अलग पार्ट्स में स्प्रेड हुआ। आज सिर्फ 2 जगह पे ग्रैंड जूरी कंसेप्ट चल रहा है अभी भी, इन यूनाइटेड स्टेट्स अलॉन्ग विद लिब्रिया। अभी भी यहाँ पे ग्रैंड जूरी कंसेप्ट यूज़ किया जा रहा है टू स्क्रीन क्रिमिनल इंडिक्टमेंट्स। ग्रैंड जूरी इंडिक्टमेंट इशू करती है फॉर अ क्राइम, जिसको ट्रू बिल भी बोला जाता है, ओनली इफ़, अगर उनको लगता है कि बेस्ड ऑन द एविडेंस किसी ने कोई क्राइम किया है एंड देर इज़ अ रीज़न टू बिलीव कि क्राइम कमिट किया गया था बाय अ क्रिमिनल सस्पेक्ट। अनलाइक अ पेटेड जूरी विच रिजॉल्व्स अ पर्टिकुलर सिविल और क्रिमिनल केस, अ ग्रैंड जूरिस्ट टिपिकली हैविंग 12 to 23 मेंबर्स, जिसमें 12 to 23 मेंबर्स होते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल है जो क्रिमिनल जूरिसडिक्शन या क्रिमिनल मैटर्स का मतलब प्रोसिक्यूशन करते हैं, जनरली अंडर द सुपरविजन ऑफ, ये इसके सुपरविजन में काम करते हैं फेडरल यूएस अटॉर्नी, अ कंट्री डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और अ स्टेट अटॉर्नी जनरल, एंड हियर्स एविडेंस एक्स पार्टे विदाउट सस्पेक्ट ऑफ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसीडिंग। जो फेडरल गवर्नमेंट है यूएस की, इट इज़ रिक्वायर्ड टू यूज़ द ग्रैंड जूरीज, वो ग्रैंड जूरीज का यूज़ करते हैं फॉर ऑल फेलोनीज थ्रू दो नॉट misdemeanors by the 5th Amendment to the United States Constitution। अब यूनाइटेड स्टेट्स में जब हर स्टेट के पास प्रोविजंस है ग्रैंड जूरीज की, हाफ ऑफ द स्टेट्स एम्प्लॉय करते हैं एंड 22 रिक्वायर देयर यूज टू वैरिंग एक्सटेंट। मॉडर्न ट्रेंड इज यूज्ड is to use an adversarial preliminary hearing before a trial court judge rather than a grand jury in the screening role of determining whether there is evidence establishing probable cause that a defendant committed a serious felony before that defendant is required to go to a trial and risk a conviction on those charges।
तो एविडेंस के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि क्या कोई क्राइम हुआ है एंड द क्रिमिनल इज रिक्वायर्ड कि वो ट्रायल में जाए एंड कॉन्विक्शन ले। इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। फर्स्ट इज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जिसमें पुलिस भी आते हैं, द जुडिशरी सेकेंड, तीसरा द प्रोसिक्यूशन विंग और चौथा प्रिजन एंड करेक्शन सर्विसेज। 1 सेकेंड इज जुडिशरी, थर्ड इज प्रोसिक्यूशन विंग और चौथा है प्रिजन एंड करेक्शन सर्विसेज। अब एक एक देखते हैं हम इसमें से। फर्स्ट, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। पुलिस फोर्सेस को इस तरीके से रेस किया जाता है कि वो हर प्रोविजन फॉलो करते हैं अंडर द इंडियन पुलिस एक्ट 1861। पुलिस फोर्स की बेसिक ड्यूटी है कि वो एक केस को रजिस्टर करे, उसके बाद इन्वेस्टिगेट करे एज पर द प्रोविजंस लेड डाउन इन CRPC और फिर उसे ट्रायल के लिए भेजे। सो ट्रायल इज़ बेसिकली अ प्रोसीडिंग जो जज के सामने होता है डिपेंडिंग ऑन द एविडेंस एंड डिसाइड किया जाता है कि वो पर्सन गिल्टी ऑफ ऑफेंस है या नहीं है। इन एडिशन टू दिस, स्टेट पुलिस ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जिसका नाम है CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि एक स्पेशल एक्ट के अंदर आता है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। जो भी कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन है वो सब भी यहीं इंक्लूड होते हैं, मतलब कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन के जो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन से ऑफ यूनियन टेरिटरीज वो सब भी CBI के अंडर आते हैं। इट कैन टेक अप द इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस फॉलिंग विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ स्टेट्स ओनली विद द प्रायर कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स कंसर्न, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की कंसर्न लेने के बाद ही दे कैन टेक द इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हायरार्कियल सेटअप ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंडिया। अब इंडिया में किस तरीके से क्रिमिनल कोर्ट्स को सेटअप किया गया है, तो सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड, एक सेकेंड, तो सबसे पहले आता है सेशंस कोर्ट। सेशन कोर्ट में आते हैं सेशन जज, उसके बाद एडिशनल सेशन जज, उसके बाद असिस्टेंट स्पेशल जज। सेकेंड थिंग इज मैजिस्ट्रेट कोर्ट जो सबऑर्डिनेट है टू द सेशंस कोर्ट। मैजिस्ट्रेट कोर्ट में फिर वापस 2 चीज़ें आती है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और दूसरा है कोर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ये हाई कोर्ट के अंडर आता है और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में अगेन 2 चीज़ें हैं, वन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया और दूसरा है अदर एरिया। अब यहाँ पे है चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, सेकेंड एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, तीसरा मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, चौथा स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। अदर एरिया में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एडिशनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सेकेंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। और वहीं पे कोर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव में है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। तो ये हायरार्की सेटअप है क्रिमिनल कोर्ट्स का इंडिया में। अब इनके देखते हैं कि किस कोर्ट के पास कितना पावर है टू अवॉर्ड द पनिशमेंट एज पर देयर हायरार्किकल सेटअप। तो हाई कोर्ट
कितने भी टाइम का सेंटेंस दे सकता है या कितनी भी बड़ी सज़ा दे सकता है एज ऑथराइज्ड बाय लॉ। मतलब जो लॉ में जो पनिशमेंट दी हुई है तो उस हिसाब से हाई कोर्ट कितनी भी बड़ी पनिशमेंट सुना सकता है। नेक्स्ट है सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज। सेशन जज, एडिशनल सेशन जज भी कोई भी पनिशमेंट सुना सकते हैं अप टू, बट अगर वो डेथ पनिशमेंट दे रहे हैं, सेंटेंस ऑफ डेथ, तो वहाँ पे हाई कोर्ट का कन्फर्मेशन रिक्वायर्ड है। असिस्टेंट सेशंस जज के केस में वो इम्प्रिजनमेंट दे सकते अप टू 10 years या फिर फाइन एज ऑथराइज्ड बाय लॉ। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट इम्प्रिजनमेंट दे सकते अप टू 7 years या फाइन ऑथराइज्ड बाय लॉ। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट दे सकते हैं पनिशमेंट अप टू 3 years या फाइन अप टू ₹10,000 और एज ऑथराइज्ड बाय लॉ। सेकेंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो पनिशमेंट अवॉर्ड कर सकते हैं इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 year, फाइन ऑफ ₹5,000 या फिर फाइन ऑथराइज्ड बाय लॉ। सो अब थर्ड कंपोनेंट जो इंडियन प्रोसिक्यूशन का था वो है प्रोसिक्यूशन विंग। तो ये स्टेट की ड्यूटी है कि एक बार जो केस प्रोसिक्यूट हो जाता है तो सबसे पहले तो केस इंस्टीट्यूट किया जाता है बाय स्टेट पुलिस एंड सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टू द कोर्ट। अब ये स्टेट की ड्यूटी है कि कोर्ट प्रोसिक्यूट हो इन द केस प्रोसिक्यूट हो इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो प्रोसिक्यूशन विंग में क्या होता है, इन अ स्टेट इट इज़ हेडेड बाय अ ऑफिसर जिसको बोलते हैं डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। Director of prosecution is responsible for prosecution of case in the magistrate court. सेशन कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स केस को प्रोसिक्यूट करते हैं। नेक्स्ट इज प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज। ये फोर्थ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। इंडियन प्रिजन्स आर इन द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड साथ ही करेक्शनल सर्विसेज भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही आती है। प्री ट्रायल जस्टिस, द रोल ऑफ मैजिस्ट्रेट। लिबर्टी जिसको हम बोलते हैं स्वातंत्र्य। प्री ट्रायल जस्टिस मतलब ट्रायल के पहले का जस्टिस, द रोल ऑफ मैजिस्ट्रेट। स्वातंत्र्य ये एक ह्यूमन राइट है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्ट किया गया था बाय जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑन December 10, 1948, जहाँ पे सेवरल आर्टिकल से किस तरीके से लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना है, प्रमोट करना है ऑफ इंडिविजुअल्स। आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बात करता है कि किसी भी पर्सन को उसकी लिबर्टी का जो हक है या स्वातंत्र्य का जो हक है वो उससे नहीं छीना जा सकता एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। उसी तरह मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। अब अरेस्ट क्या होता है? अरेस्ट मतलब क्या, किसी भी पर्सन को कोई लीगल अथॉरिटी किसी भी पर्सन से कोई लीगल अथॉरिटी उसका स्वातंत्र्य छीन रही है या उसकी लिबर्टी छीन रही है और उस पर्सन को अपने कंट्रोल में रख रही है किसी प्लेस पे, सो दैट इज अरेस्ट। अरेस्ट ये अक्यूज्ड के साथ किया जाता है। अगर पुलिस को लगता है कि ये सस्पेक्ट है, इसने कुछ गलत किया है, कोई क्राइम किया है और ये भाग सकता है, तो उसे रोकने के लिए उस इंसान को अरेस्ट किया जाता है, दैट इज अरेस्ट। प्री ट्रायल डिटेंशन। प्री ट्रायल डिटेंशन मतलब क्या, उस पर्सन को किसी के कंट्रोल में रखा जा रहा है, किसी की कस्टडी में रखा जा रहा है, किसी अक्यूज्ड को कस्टडी में रखना या किसी पर्सन को स्टॉप करना फ्रॉम लीविंग अ प्लेस, इसको बोलते हैं डिटेंशन। तो प्री ट्रायल डिटेंशन में क्या होता है ना, यहाँ पे उस इंसान को, उस अक्यूज्ड को अरेस्ट करके रखा जा रहा है बिफोर टेकिंग हिम टू द कोर्ट। जब तक उसका प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होता है या ट्रायल स्टार्ट नहीं होता है, वो पर्सन को एक प्लेस पे रखा जा रहा है, दैट इज प्री ट्रायल डिटेंशन। कस्टडी में रखा जा रहा है, आइदर बिकॉज ऑफ फेलियर टू पोस्ट बेल, उसका बेल नहीं हुआ इसलिए, या डिटेंशन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन स्टैट्यूट। अब अंडर ट्रायल या प्री ट्रायल डिटेंशन में क्या होता है, जो अनकन्विक्टेड प्रिजनर है उसको प्रिजन में या अरेस्ट में रखा जाता है जब तक उसका ट्रायल स्टार्ट नहीं होता। इन इंडिया हर तीसरा कैदी या हर तीसरा प्रिजनर अपने ट्रायल का वेट कर रहा है, जिसके वजह से आर्टिकल 21 वायलेट होता है, क्योंकि आर्टिकल 21 बात करता है कि हर पर्सन को स्पीडी ट्रायल मिलना चाहिए एज पर केस लॉ संजय चंद्र वर्सेस CBI। मैजिस्ट्रेट चेक ऑन पुलिस पावर टू अरेस्ट। पुलिस ने अरेस्ट कर दिया, ये एक सफिशिएंट रीज़न नहीं है
मैजिस्ट्रेट को रीजंस चेक करने हैं, नॉट मेयरली ऑन इप्से डिक्सिट, मतलब अनप्रूवन स्टेटमेंट बोल सकते हैं या अनसपोर्टेड स्टेटमेंट ऑफ पुलिस, तो इसके बेसिस पे अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। देयर शुड बी अ सफिशिएंट रीज़न। वो वैलिडिटी एग्जामाइन करने के बाद मैजिस्ट्रेट इंक्वायर करेगा कि किस ग्राउंड्स पे तुमने इस अक्यूज्ड को डिटेन किया है या कस्टडी में लिया है, या उसे रिलीज़ किया जा सकता है या डिस्चार्ज किया जा सकता है। सो केस डायरी ये एक इफ़ेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है जो मैजिस्ट्रेट एक मतलब समझने के लिए कि कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन पहुँचा है उसके लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी केस डायरी को बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना है, जहाँ पे पर्सन क्यों अरेस्ट हुआ, या मैजिस्ट्रेट ने रिमांड इशू किया, या मैजिस्ट्रेट ने कुछ मतलब उसमें एफआईआर के कॉपीज़, केस डायरी, या सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस रिलेटेड होती है। नेक्स्ट इज़ रिमांड टू पुलिस कस्टडी। अब रिमांड मतलब क्या, इट इज़ द टाइम बिफोर ट्रायल। तो अब डिटेंशन इन पुलिस कस्टडी यानी कि कस्टडी, डिटेंशन मतलब किसी को पकड़ के रखा है। इट इज़ परमिसेबल ओनली विद इन 15 days ऑफ द फर्स्ट रिमांड। इट इज़ यूजुअली डिसफेवर्ड बाय लॉ, इसको डिसफेवर्ड माना गया है बाय लॉ, बिकॉज ये पब्लिक लिबर्टी को गार्ड करता है। कोर्ट्स आर कॉग्निजेंट ऑफ द पुलिस प्रिडिलेक्शन फॉर डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स एंड कन्फेशंस often extorted instead of scientific and objective method of investigation। तो जब भी पुलिस रिमांड देता है, मैजिस्ट्रेट इंश्योर करेगा कि किस तरीके से पुलिस कस्टडी में वो इंसान का होना ज़रूरी है फॉर एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। वो डिस्कवर करेगा कि वेदर देर इज़ अ वेपन ऑफ द ऑफेंस, फ्रूट्स ऑफ क्राइम, unearthing a large conspiracy या facilitating the arrest of co-accused by disclosures। they are important considerations। अगर किसी अरेस्ट को इफ़ द अरेस्ट सीम्स अनवारंटेड इन द फैक्ट्स ऑफ द केस, तो मैजिस्ट्रेट डिसअलाउ कर सकता है बोथ जुडिशियल एंड पुलिस कस्टडी और रिलीज़ कर सकता है उस पर्सन को बेल पे ऑन श्योरिटी ऑफ पर्सनल बॉन्ड्स या बाय वे ऑफ स्पेशल ऑर्डर्स अंडर 59 ऑफ CRPC। प्री ट्रायल कस्टडी इन लॉ एंड प्रैक्टिस। अवर रिसर्च ऑन प्री ट्रायल डिसीजन मेकिंग both in legal theory and in practice in the 10 countries was framed under 3 hypothetical offending scenarios। The first scenario है burglary by a man with previous conviction for similar offenses। दूसरा था ड्रग इम्पोर्टेशन बाय अ वुमेन फ्रॉम अ लेस डेवलप्ड कंट्री, और तीसरा था इंटरनेशनल होमिसाइड मतलब हत्या बाय अ यंग मैन। तो ये 3 अलग अलग इश्यूज को कंसीडर किया गया था और प्री ट्रायल स्टेज कि किस तरीके से किस कॉन्विक्शन को कितना वेट दिया जाएगा एज पर द डिफेंडेंट्स सर्कमस्टांसेस। नॉन नेशनल स्टेटस ऑटोमेटिकली मेक समवन अ फ्लाइट रिस्क, और इज दिस एन आउटमोडेड डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच टू द डिसीजंस। क्या एक यंग मैन को अक्यूज किया जा सकता है फॉर अ मर्डर स्टैंड्स अ बेटर चांस ऑफ बेल इफ ही इज फ्रॉम अ वेल्दी और प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड। तो ये तीनों हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल्स को कंसीडर किया गया था समझने के लिए कि किसका कितना क्राइम, कौन सा क्राइम कितना सीवियर है और क्या पनिशमेंट्स होंगी। तो जो एक्सपीरियंस क्रिमिनल डिफेंस लॉयर्स थे उन 10 कंट्रीज़ के, उनका इंटरव्यू लिया गया विथ रिच बॉडी ऑफ मटेरियल टू इलुस्ट्रेट हाउ कि किस केस में कोर्ट कितना किसके खिलाफ क्या डिसीजन लेगा कि किसी को कस्टडी में लेना है या रिलीज़ करना है, या किसी को मनी बेल देना है या इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग करना है। तो ये जो इंटरव्यू मटेरियल्स थे उन्हें एनालाइज किया गया एंड द नेशनल एंड इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क्स प्रोड्यूस इंपॉर्टेंट इंसाइट इनटू व्हाई रूटीन प्रैक्टिसेस to frequently depart from legal theory and not into the issue to be addressed if practice is to be brought into line of law। तो ये चीज़ें की गई। उसके बाद what are the causes of pre-trial injustice। तो जो प्री ट्रायल इनजस्टिस है उसे रोकने के लिए, अब जैसे कि उसके कॉजेज़ होते हैं कि पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, होमलेसनेस हो गया, तो इनके अगेंस्ट ये जो लोग होते हैं इनके साथ इनजस्टिस होता है। तो ये सब रोकने के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट होना चाहिए, एक गुड लीगल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इन लॉ एंड इट शुड बी प्रैक्टिस्ड वेल। सो ये था तुम्हारा मॉड्यूल 4 प्रोसिक्यूशन के ऊपर, प्रोसिक्यूशन एंड प्री ट्रायल जस्टिस। इसमें हमने UN गाइडलाइंस कवर किए, 14 गाइडलाइंस थे। प्रोसिक्यूशन क्या होता है वो देखा, व्हाट इज़ प्रोसिक्यूटर वो देखा,
फिर हमने इंग्लैंड का क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस, नीदरलैंड, अमेरिका, इंडिया में 4 कंपोनेंट्स हमने स्टडी किए। उसके बाद प्री ट्रायल जस्टिस, द रोल ऑफ मैजिस्ट्रेट एंड प्री ट्रायल कस्टडी इन लॉ एंड प्रैक्टिस। सो आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।